हेलो बच्चों। आज से फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जीरो टू जीनियस टू में। आज हम अनसॉल्व का सेट नंबर दो सन 2024 और जिसका विषय कोड है 817 एच आई। तो बच्चों, हमने पहला जो वीडियो आपको बना के दिया था वो भी 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसके बाद ये दूसरा हमारा वीडियो है और इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जिसको हमने यहाँ पे नोट के रूप में लिख दिया है कि ये सेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे कि हमने वीडियो में बताया, सेट फर्स्ट में आपको समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी रहेंगे। और जो हमारा समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा और टोटल मार्क्स हैं 70। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलते हैं इसके डायरेक्ट पार्ट 1 पे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक, यानी कि क्वेश्चन 1, 2 और 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि नीचे जो दिया हुआ प्रश्न है उसी प्रश्न का हमको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें है क्या, रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश, यानी कि उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कठिन लड़ाइयाँ लड़ी। बट वाज बैडली डिफटेड, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हार गए। ही हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, वह स्वयं को पर्वतों के बीच छिपा लिए। वन डे, एक दिन, वेन हाइडिंग इन अ केव ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड, उन्होंने क्या कहा कि एक दिन जब वो गुफा में छिपे हुए थे तो ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड, यानी वह बहुत निराश और उदास हो गए। ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप द स्ट्रगल, तो उन्होंने अपने माइंड में क्या किया, अपने माइंड में निश्चय किया गिव अप करने का, यानी कि युद्ध को छोड़ने का। देन फिर ही सा स्पाइडर, उन्होंने एक स्पाइडर है कि मकड़ी को देखा। ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ अप ऑन द लॉन्ग थ्रेड टू द रूफ ऑफ द केव, जो गुफा के उस छत से एक जाला बनाकर जाले, यानी कि एक रस्सी के तरीके से, धागे के तरीके से लटक रही थी। ही ट्राइड एंड ट्राइड, वह बार बार कोशिश कर रही थी। बट ऑलवेज फेल्ट शॉर्ट, लेकिन वह तुरंत गिर जाती थी। ब्रूस वास्ड द लिटिल इंसेक्ट्स एफोर्ट, ब्रूस जो राजा थे वह इस छोटे से कीड़े के प्रयास को देख रहे थे। एट द 9th अटेम्प्ट, क्या कहा, 9th अटेम्प्ट, 9 बार प्रयास के बाद इट सक्सीडेड, वह मकड़ी ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। ब्रेवो क्राइड ब्रूस, ब्रूस चिल्ला उठा, ब्रेवो शाबाश। श्योरली, निश्चित रूप से। आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर, मैं भी इस तरीके से अपने युद्ध को जारी रख सकता हूं। अभी तक उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये माइंड में निश्चय कर लिया था गिव अप करने का, यानी कि छोड़ने का, लेकिन जब मकड़ी को देखा तो उन्होंने श्योरली, निश्चित रूप से यह निर्णय किया कि आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर, मैं भी स्पाइडर की तरह अपने इस लड़ाई को जारी रख सकता हूं। आई विल ट्राई अगैन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, यानी बार बार कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगैन, मैं बार बार कोशिश करूंगा। बच्चों, आप देखे होंगे कि एक मिनट भाई, हाँ ठीक है। हाँ, क्या था कि आप देखे होंगे कि हमेशा आई के साथ हमें कहा, हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली देखिए, हमेशा हम आई के साथ सेल का प्रयोग देखे हैं। क्या देखे हैं, आई के साथ और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ दृढ़ निश्चयी हो, यानी कि एकदम निश्चय हो ही जाए कि हमको ये कार्य करना ही है, तब वहाँ पे आई और वी के साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है, न कि सेल का प्रयोग करना होता है। तो राजा ने भी निश्चय कर लिया था, तो इसने क्या लिखा कि आई विल ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करूंगा। एंड ही डिड सक्सीड, और वह सफल हुआ। एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और अंग्रेजों के बंधन से अपने देश को आज़ाद कर लिया। तो ये तो हमारा पैसेज था बच्चों। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ, यानी कि जो राजा ब्रूस थे वो अपने आप को कहाँ छिपाए थे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था वो अपने आप को एक माउंटेन में छिपा लिए थे, यानी कि पर्वतों के बीच में छिपा लिए थे। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हुआ से।
ठीक है। दूसरा प्रश्न है ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड, यानी वो बहुत ही निराश और उदास हो गए। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब क्या था, वह थे क्या। तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि वह डाउन हर्टेड यानी बहुत उदास और निराश हो गए थे। क्या हुए थे बच्चों, बहुत निराश हो गए थे। और निराश वही उसका मीन्स बताना है कि राजा क्या हुए थे, हैप्पी हुए थे कि सैड विदाउट होप, यानी कि उदास हो गए और उम्मीद को छोड़ दिए, या हर्ट पेशेंट, या उनके जो धैर्य था उस पर चोट पहुंचे, या स्ट्रांग थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि विच वर्ड इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में किस शब्द का मतलब अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड, यानी कि इस पूरे पैसेज में फेल्ड असफल का अपोजिट क्या है। तो देखिए वास्ट मीन्स देखना होता है, डिफीट माने हार होता है, सक्सीड माने सफल होता है, और ट्राइड माने प्रयास। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वास्ट मीन्स होता है क्या, देखा, और डिफीट मीन्स क्या होता है, हार, और सक्सीड मीन्स होता है सफल। सक्सीड मीन्स क्या होता है, सफल। ट्राइड माने कोशिश, ट्राइड मीन्स कोशिश। तो हमें क्या बताना है, फेल्ड यानी असफल का अपोजिट। तो असफल का अपोजिट सफल होता है, क्या होता है बच्चों, सफल। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो कंप्लीट करना है हमें क्वेश्चंस को, वो है एज सुन एज, जैसे ही कॉल्ड माय नेम, उसने मेरा नाम बुलाया। क्या कहा, जैसे उसने मेरा नाम बुलाया, आई के साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना है, रिच्ड का करना है, कि वुड रिच का प्रयोग करना है, कि विल रिच का, या हैज रिच का। तो आप देखिएगा बच्चों कि जब भी हमारा पहला वर्ड, अगर पहला हमारा जो सेंटेंस होता है अगर वो पास्ट में, तो आगे वाला भी पास्ट में ही हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एज सुन एज, जैसे ही कॉल्ड, उसने बुलाया, माय नेम, मेरे नाम को, आई रिच्ड, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आई रिच्ड हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ये सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, गीता इज अ ग्रेट बुक। तो यहां पे हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आर्टिकल हमारा है क्या, द है, अ है और एन है। इन और इसमें से एक ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप ध्यान दिए होंगे, किसी भी ग्रंथ की बात अगर कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए, अगर किसी भी ग्रंथ की बात कर लिया जाए तो सभी ग्रंथों के आगे हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना है बच्चों, द का। तो ऑप्शन नंबर हमारे ये सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या, द गीता हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगर 6 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 है rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence and choose the correct arrangement, यानी कि हमें जितने भी शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके एक ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से बनता है कि पहले तो ग्रेट शब्द आया है, फिर वी, हैव, शुड, पेरेंट्स, आवर, फॉर, रिस्पेक्ट, हमें इतने शब्द मिल रहे हैं और इन शब्दों को रीअरेंज कर गए हमको एक साथ बैठाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जब कभी अगर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट जहाँ दिखे हमें बस उसी सब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है। तो इसमें रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट तो है नहीं, आवर पेरेंट्स ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और शुड है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो आवर पेरेंट्स तो हो गया, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर तीसरे वाक्य में देखें तो फार का प्रयोग पहले हुआ है, सब्जेक्ट नहीं हुआ है। अब आते हैं चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन है वी, यहाँ पे सब्जेक्ट है और शुड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है। यानी कि जब ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, सी वाला भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सी ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द गैप विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य क्या बन रहा है कि आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। आप कभी ये वाक्यांश सुने होंगे, जब कभी माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सन,
अगर अपने बेटे से प्रसन्न हो तो क्या बोलता है? आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ऑफ का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ऑफ यहाँ पे लग जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड यानी कि जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक, तो आइए बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है मेकर, तो हम जानते हैं मेकर की स्पेलिंग सही है, MEKER। अगर हम बात करें क्रिएटर की, निर्माता की, तो ये क्रिएटर की स्पेलिंग भी सही है। ग्रेटर, ग्रेट का जो कंपैरेटिव डिग्री है ये भी सही है। इंस्पेक्टर ये ही गलत है। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि मेकर की स्पेलिंग भी सही है और मेकर के साथ साथ क्रिएटर की स्पेलिंग भी सही है और ग्रेटर की स्पेलिंग सही है। इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इंस्पेक्टर की स्पेलिंग होती है INSPECTOR। क्या होता है बच्चों? जहां TE है वहां TO हो जाएगा, TOR हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन हो गया 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि हमें 9वें और 10वें क्वेश्चन में एक पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़कर 9वें 10वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हमारा पैसेज रहा बच्चों। पैसेज क्या है कि पैसेज हमारा है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यानी कि ये हमारा लेंचो वाले पार्ट से है। लेंचो पार्ट बहुत फेमस भी है बच्चों। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। यहां पे दैट हो जाएगा बच्चों। दैट ईयर आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ये लेंचो वाले पार्ट से है और हम जानते हैं कि लेंचो वाले पार्ट में तो हुआ क्या था कि उसका पूरा का पूरा फसल नष्ट हो चुका था। और जब उसका पूरा फसल नष्ट हो चुका था तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा था और पत्र में भी यही बात कहा था कि गॉड ही रोट। उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर। यहां होना चाहिए था क्या है बच्चों? दिस ईयर, यानी किस साल मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल पैदा नहीं हो जाते तब तक हमें जीवित रहने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन चलाने के लिए। उसने कितने pesos की डिमांड किया था? 100 pesos का डिमांड किया था बच्चों। अब क्या कर रहा है कि बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओले का तूफान था ये क्या कर दिया था। अब उसी के बारे में कुछ घटनाएं क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं बच्चों। है क्या? रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक, ईश्वर को पत्र। रोट अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। द पोस्टमास्टर, द पोस्टमैन, द चाइल्ड, द लेंचो, यानी कि कौन लिखा था। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो लेटर टू गॉड है ये लिखा कौन था? तो लिखता है बच्चों लेंचो। क्यों? क्योंकि लेंचो नाम का ही वो किसान होता है जिसकी पूरी फसल नष्ट हुई रहती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है बच्चों, ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू। अब देखो उसको 100 pesos की आवश्यकता क्यों थी? तो ऑप्शन है परचेज अ न्यू फील्ड, नया खेत खरीदने के लिए। वाटर हिज फील्ड, अपने खेत को पानी देने के लिए। सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, या अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और जब तक कि क्रॉप कम्स, ये फसल उग करके नहीं आ जाते तब तक जीवित रहने के लिए, यानी जीवन यापन चलाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहीं से सही दिख रहा है बच्चों। डी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर पढ़ देते हैं डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, कि खेत के अलावा दूसरा कुछ बिजनेस करने के लिए। तो आपको पहले से पता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अब 11 से 13 की ओर देख रहे हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें फॉलोइंग क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जो सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो इसमें क्या है? नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला ने बिताए थे इन प्रिजन। आगे कुछ होना चाहिए था बच्चों कि नेल्सन मंडेला अपना समय कहाँ बिताए थे। तो नेल्सन मंडेला अपना समय जेल में बिताए थे। कहाँ बिताए थे बच्चों? स्पेंड, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड हिज
टाइम इन जेल या प्रिजन, जेल या प्रिजन लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने, देखिए नेल्सन मंडेला जब कहानी हम बता रहे थे, नेल्सन मंडेला टोटल अपने समय को 30 साल, अपने जीवन का 30 साल उन्होंने कहां बिताया था बच्चों? जेल में बिताया था, अपने देश यानी साउथ अफ्रीका को आजाद करने के लिए। क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका को आजाद करने की बात उठाते थे तो जिस प्रकार से हमारे देश में गांधी जी को और इनके साथ साथ अन्य सहयोगियों को भी जेल में डाला जाता था, ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका के जेलों में डाल दिया जाता था। और ये अपने जीवन का टोटल 30 साल जेल में बिताए बच्चों, ठीक है। आगे है महासीर, अ लार्ज फिश। महासीर नाम की एक मछली है जो बड़ी मछली है, जो फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, अब यहाँ रिवर का नाम लिखना है बच्चों, कौन सी नदी में। तो हम जब देखिए, जब हम पढ़ाए थे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, तो उस ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में जब पाठ के बारे में हम बता रहे थे, तो वहाँ जब महासिर मछली के बारे में बात बता रहे थे, तो हम जानते थे कि वो किस नदी के बारे में बात कर रहा है, कावेरी। तो यहाँ पे कौन सी नदी आ जाएगी? कावेरी नदी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि बस पर प्रथम बार सवारी करना। वल्ली वाज अ गर्ल ऑफ ईयर्स, यानी कि वल्ली कितने सालों की थी? जब पहली बार वल्ली सवारी कर रही थी बस की, तो वल्ली कितने साल की थी? तो आप जानते हैं बच्चों, जब वल्ली पहली बार सवारी कर रही थी तो वह 8 साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल की थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 to 15। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस द वे अक्रो। यानी कि पहले हमको क्या करना है बच्चों? हमें इसको पढ़ना है। हमें क्या करना है? इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही हमें इस नीचे दिए हुए प्रश्नों का आंसर देना है। तो पैसेज क्या है बच्चों? पैसेज है द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस प्रकार से कौआ पेड़ को हिलाता है मेरे ऊपर से, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का टुकड़ा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इस धतूरे के पेड़ से नीचे मेरे ऊपर गिरता है। अब बच्चों ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट यानी सही क्या घटना है उसको चूज करना है। कि हेमलॉक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, कि हेमलॉक, हम लोग बच्चों जानते हैं कि हेमलॉक यानी कि हेमलॉक को क्या बोलते हैं? धतूरा। क्या बोलते हैं? धतूरा। ये आप ध्यान दिए होंगे, शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, कांटेदार इतना छोटा छोटा बीज होता है, ठीक है, फल एक टाइप का होता है। तो इसमें ऑप्शन है क्या? फर्स्ट कि हेमलॉक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, यानी कि हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जहां से ताजे ताजे और मीठे फल निकलते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है गलत ऑप्शन हो गया भाई। फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्या है? हेमलॉक इज अ ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग, यानी कि हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जो अपने फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध यानी कि जाना जाता है। तो भाई हेमलॉक ट्री एक धतूरे का पेड़ होता है, इससे कौन सा तुम फर्नीचर बनाओगे? फिर ऑप्शन नंबर सी को देखें, हेमलॉक इज अ ट्री बेरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, यानी कि कह रहा है कि हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जिससे खूब खुशबूदार फूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? खुशबूदार फूल। तो हेमलॉक से कौन सा खुशबूदार फूल निकलता है? फूल तो निकलता है लेकिन खुशबूदार नहीं निकलता, वो शंकर जी पे चढ़ता है। फिर अगला है ऑप्शन नंबर डी, हेमलॉक इज अ पॉइजनियस ट्री, यानी कि क्या है? हेमलॉक एक जहरीला पौधा। यही हमारा ऑप्शन नंबर भाई डी सही है। हेमलॉक कैसा पेड़ है? एक जहरीला पौधा है जिसका जो फल होता है, जिसको हम धतूरा बोलते हैं, धतूरा खा लेने के बाद आदमी पागल हो जाता है। फिर चलते हैं, ये ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, यानी कि जो ऊपर लाइन्स दी गई थी उसके कौन से पोएट थे? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो ये हमारी कविता लिखी गई थी धतूरे वाली, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें जो पैसेज दिया गया, हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको हमें पढ़ करके सही आंसर लगाना है, ठीक। फिर क्या है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, यानी कि उस कुत्ते का इलाज करते समय द डॉक्टर, अब वो डॉक्टर, एक कुत्ता समझ में आ रहा है किस पार्ट से बात कर रहा है, ठीक।
इसका ऑप्शन क्या है, वो डॉक्टर क्या किया था, प्रोवाइड द डॉग मैनी कैटबल्स टू ईट, क्या वो डॉक्टर कैटबल्स दिया उसको खाने के लिए, या ऑपरेटेड ऑन द डॉग, या डॉग का ऑपरेशन किया, या गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, या उस कुत्ते को बहुत सारा भोजन दिया बट नो वाटर, पानी नहीं दिया, या क्या है, केप्ट एन आइज ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। ट्रिकी वाला पार्ट पढ़े होंगे, उस वाले पार्ट में था जब मैडम जी खिला पिला करके उस कुत्ते को मोटा कर दी एकदम, और वो बेचारा बड़ा सा जीव निकाल के से चल रहा था और ठीक से बड़ी बड़ी आंखें करके से जा रहा था। तो उसमें जब वो डॉक्टर देखा कि अरे कुत्ता का ऐसा कंडीशन हो गया, तो कुत्ते को क्या कहा मालकिन के साथ में कि लेके आओ मेरे हॉस्पिटल में। तो फिर आता है हॉस्पिटल में लेके जब, तो उसको कुछ नहीं करता, बल्कि उस पर बस केवल निगाहें लगाए रखता है, उसकी देखरेख करता है, भोजन वोजन कुछ नहीं देता, बल्कि उसको भरपूर मात्रा में पानी देता है। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल टॉट द हरी, अनिल ने हरी को सिखाया टू, क्या क्या सिखाया, वो अनिल और हरी, वो जान रहे हैं ना चोर वाली कहानी, जो हरी सिंह आता है अनिल को अनिल का सामान चोरी करने के लिए। तो अनिल एक लेखक था और अनिल उसको सिखाता है राइट ओनली हिज नेम, केवल अपना नाम लिखना सिखाता है, या कुक एंड एड नंबर्स, या खाना बनाना सिखाता है और संख्याओं को जोड़ना सिखाता है, कुक राइट एंड एड नंबर्स, और कुक राइट एंड एड नंबर्स, खाना बनाना सिखाता है, लिखना सिखाता है और संख्याओं को जोड़ना सिखाता है, या कुक एंड राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। उसको लिखना पढ़ना यानी कि और उसको भोजन पकाना दोनों सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, एल्ब्रेट्स मदर, अच्छा बात यहाँ पे एब्राइट्स क्या है, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल, यानी कि जो एब्राइड थे, जो वैज्ञानिक थे, उनकी माँ उनको जो किताब देती हैं, वो किताब किस शीर्षक पर आधारित था। तो शीर्षक यहाँ कुछ दिए गए हैं, देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, यानी कि पक्षियों की यात्रा के बारे में दिया हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या मोनार्क जो बटरफ्लाई है तितली है उसके इतिहास के बारे में है। या द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है उसके बारे में है। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या मोनार्क तितलियों के यात्रा के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्राइड्स की जो माँ थी वो उसको एक किताब ला के देती हैं, और जिस किताब में मोनार्क एक्स यानी कि मोनार्क एक्स तितली के बारे में वर्णन रहता है। ठीक, वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों हमारा, भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल को 7 लड़कियां थी। अब जिसमें से अगर बात की जाए तो उसमें से कौन कितने कितने थे, 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, यानी कि 4 बेटे और 3 बेटियां थी, या 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, या 2 बेटे और 7 बेटियां थी, या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 5 लड़के और 2 लड़कियां थी, या 3, यहाँ पे देखिए 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड के लिए हम थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन, प्लीज रुकिए भाई। तो हम चल रहे थे कि यहाँ पे भोली के बारे में पढ़ रहे थे कि भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, यानी कि भोली के पिता जो रामलाल थे, वो जो उस गांव के मुखिया थे, उनके 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। ये मुझे लग रहा है कि 7 बच्चे पैदा किए थे, और इनको भाई अवार्ड मिलना चाहिए था। और इनमें से कौन कितना था, तो इसमें कुछ ऑप्शन है कि 4 सन्स 4 बेटे 3 बेटियां, या 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स 2 बेटे और 7 बेटियां, या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स 5 बेटे और 2 बेटियां, या 3 बेटे और 4 बेटियां। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है बच्चों, कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, जिनमें सबकी शादी वो कर चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या कहा बच्चों, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब इसमें से है मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ अ रियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, कि जो मटिल्डा थी, मटिल्डा वो नेकलेस वाले पार्ट से है कि मटिल्डा
एक वास्तविक डायमंड वाली, एक ओरिजिनल डायमंड वाली हार को लेके आती हैं और लास्ट में ओरिजिनल डायमंड वाला हार ही वापस करती हैं। ठीक, या तो इसमें ऑप्शन है मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मटिल्डा एक ओरिजिनल डायमंड वाले हार को लेके आती हैं बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, या उसे आर्टिफिशियल डायमंड देती हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा कि मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, कि मटिल्डा आर्टिफिशियल डायमंड लेके आती हैं और डायमंड वाला हार लेके आती हैं और एक रियल मतलब ओरिजिनल डायमंड वाला हार वापस करती है। यही कहानी में था बच्चों, कि एक बार फिर से देख लेते हैं कहानी में क्या था, कि वो हार को तो लेके आती है अपनी सहेली के यहाँ से नकली वाला, कौन सा, नकली वाला, लेकिन जब उनका हार उस पार्टी में खो जाता है तब वो परेशान हो जाती है कि उसको दे कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति से बोलकर और लोगों से कर्ज लेकर के उन्होंने लाया तो था नकली, ठीक, लेकिन दे दिया कैसा, एकदम रियल डायमंड वाला हार उसको दे दिया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। डी भी पढ़ देते हैं, मटिल्डा बारो अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, कि अब यहाँ पे डी वाले में ऑप्शन ये कह रहा था कि आर्टिफिशियल लाया आर्टिफिशियल दे दिया, ऐसा तो था नहीं भैया। जब उसका हार खो गया तो उसने क्या किया कि उसको लगा कि हमारा जो हार था जो मांग लाया था सहेली के यहाँ से वो ओरिजिनल था और इसलिए उसको हमने ओरिजिनल ही दे देना है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। तो अभी हमारा सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब चलेंगे तीसरे सेट में, उसको देखने से पहले आप दोनों सेट को, पहले सेट को दूसरे सेट को बार बार पढ़ लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।